नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मोहन भागवत की एक खबर सामने आई है, वो जो आईपीएस के 100 साल पूरे होने पर वो चेन्नई के एक कार्यक्रम में थे, आरएसएस के 100 साल। और वहाँ पर ऑडियंस के अंदर से उनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि मोदी जी के बाद कौन? तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल उनके पर्व्यू के बाहर है। एक खबर है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ, और इस तरीके की खबर लगभग लगभग सभी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। ये तो वन इंडिया का मैं आपको दिखा रही हूँ कि हु विल बी नरेंद्र मोदी सक्सेसर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत रेस्पॉन्स। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सवाल उनके दायरे के बाहर है। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी और बीजेपी को मिलकर तय करना है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब इस कथन के क्या मायने हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोहन भागवत ने ये कह दिया कि अब उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री अगला डिसाइड कर सके? क्या वो ये कह रहे हैं एक तरीके से कि उन्होंने अब अजर अमर प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया है, क्योंकि अब तो उनका लेना देना है नहीं, मोदी जी जितने साल चाहेंगे उतने साल राज राज कर सकते हैं। और ये बात बीजेपी को भी पता है कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक तो कोई दूसरा नाम आएगा नहीं। आज मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मीत जैन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ, आपका स्वागत है। विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आरएसएस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं विवेक से शुरू करूंगी कि विवेक का मोहन भागवत के स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ें? उनका सरेंडर करना मोदी जी के सामने, या फिर उनका ये कह देना कि भाई अब ये सवाल ही मेरे अब लायक नहीं है, अब आप ये काम तो ये एक ऐसा सवाल है जो आप मोदी जी और बीजेपी से पूछे। वो उनके कहने का मतलब क्या था? जी। नीलू, ऐसा है कि उसका मतलब स्पष्ट है कि ये विषय हमारे और बीजेपी के बीच में है, और आपसे हम नहीं बताएंगे कि मोदी के बाद कौन होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये विषय मोदी और बीजेपी का है, ये संघ का भी विषय है, लेकिन वो सबके सामने पब्लिकली ये बात नहीं बताएंगे कि हाँ हम सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम और बीजेपी मिल बैठकर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा प्रधानमंत्री अगला। ऐसा वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे। जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी के जो सर्वोच्च पद पर बैठने वाले लोग हैं, उनका उनकी नियुक्ति जो होती है वो संघ को बगैर पूछे होती नहीं है। लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी कभी भी आरएसएस का चॉइस नहीं थे। ये बात सबको पता है, आरएसएस पे सबको पता है। और उसका इतिहास भी है। 2002 में जब ये मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उस समय भी आरएसएस के बहुत रिजर्वेशन थे इनके बारे में, लेकिन वो अपना रास्ता खुद बनाते गए। चाहे आरएसएस कितना भी पावरफुल है, मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात में राज किया और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरे, उसके बाद उनको रोकना आरएसएस के लिए असंभव सा हो गया था। लेकिन आरएसएस ने भरसक कोशिश की। 2009 में उन्होंने गडकरी को भेजा अध्यक्ष बनाकर। 2013 में दोबारा उनको अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बीजेपी के अंदर से ही उसको नाकामयाब कर दिया गया। बीजेपी की जो टॉप कोटरी थी, उन्होंने गडकरी जी को अलग थलग कर दिया। पूर्ति का घोटाला वगैरह ये सब हमको पता है क्या है। उसके बाद गडकरी वापस नागपुर आ गए और फिर उभरे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी के अंदर से ग्राउंड्सवेल था कि इनको बनाया जाए प्रधानमंत्री। इसलिए फिर जो गडकरी जी हट जाने के बाद फिर नरेंद्र मोदी उसमें आए। हालांकि अडवाणी जी ये चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो जो गडकरी निकल जाने के बाद जो जगह बची थी वहां नरेंद्र मोदी घुस गए और उनका ग्राउंड्सवेल जो है वो उनको ऊपर ले आया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है। अब ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से काम किया, पिछले लगभग अभी 12 साल लगभग होते आ रहे, 11 साल तक तो उन्होंने आरएसएस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ ध्यान ऐसा दिया कि आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट किया। वो इसलिए किया कि वो खुद तो एक प्रखर हिंदुत्ववादी है ही, इसमें कोई सवाल नहीं। और वो मुसलमानों के प्रति उनका क्या भाव है ये सबको पता है। तो
वो उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा, एक व्यक्ति के नाते भी उनका वो इंटरेस्ट रहा, लेकिन आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के पीछे मकसद ये था कि आरएसएस को कोई मौका न मिले उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने का, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी का एरा देखा था। वाजपेयी एरा में आरएसएस का एजेंडा वाजपेयी जी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि कोएलिशन गवर्नमेंट में थे, और इसलिए आरएसएस किस तरह से खपा था वाजपेयी से, और कैसा 2004 में आरएसएस ने वाजपेयी को हराया, बीजेपी सरकार को गिराया, ये भी नरेंद्र मोदी ने देखा था। इसलिए नरेंद्र मोदी वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली स्थिति में बीजेपी को देख रहे थे। तो एक तरफ तो उन्होंने आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट किया ताकि आरएसएस उनको कोई किसी भी फ्रंट पर कंप्लेंट न कर सके, जैसा 2004 के पहले करते थे वाजपेयी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कुछ न कह सके। उस स्थिति में उन्होंने आरएसएस को रखा, और दूसरी तरफ आरएसएस को एट बे, जिसको कहते हैं, दूर रखा कि भाई मैं हूं सर्वशक्तिमान और मैं अपने मन से काम करूंगा, आपका एजेंडा क्या है बताइए, बाकी सारी चीजें मैं देखूंगा। और आरएसएस का नाम भी नहीं लेते थे। आप देखिए उनके स्पीचेस 2011 से 2014 से अभी तक के उनके 11 साल के स्पीचेस देखिए, कहीं भी आरएसएस का मेंशन नहीं। आरएसएस का मेंशन पिछले कुछ महीनों से ही उनके स्पीच में आ रहा है, लगभग 1 साल हो गया है, हाँ, जबकि 2024 में आरएसएस ने उनको झटका दिया। कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है। जी विवेक, हाँ, आपकी आवाज हाँ, बीच में चली गई थी। हाँ, सॉरी, जस्ट कंप्लीट योर सेंटेंस बिकॉज़ आई लॉस्ट दैट सेंटेंस। हाँ, बोलिए। ओके। सो 2024 में जब आरएसएस ने मोदी जी को झटका दिया, इलेक्शन से अपने आप को दूर रखा, और 400 पार वाले जो है वो 240 में सिमट गए, तब जाकर मोदी जी को समझ में आया कि आरएसएस का एजेंडा ही सिर्फ इंप्लीमेंट करने से नहीं होगा, आरएसएस को खुश रखना होगा। और तब से अभी तक नरेंद्र मोदी आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रहे। पहली बार इतने सालों के बाद वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में आए। हेडगेवार और गोलवलकर, जिनका नाम भी कभी उन्होंने पिछले 10 साल में लिया नहीं था, उनके नाम का पुकारा शुरू कर दिया, आरएसएस की बात उन्होंने शुरू कर दी, आरएसएस की बुरी प्रशंसा करना शुरू कर दी। तो ये सारा मोदी जी में बदलाव जो तब आया है, पिछले 1 साल में आया है, वो 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद। तो अब ऐसा है कि आने 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सवाल तो है। अभी तो अध्यक्ष पद का ही चुनाव नहीं हो पा रहा है बीजेपी के अंदर, मतलब अध्यक्ष ही चुना नहीं जा रहा है। अभी बिहार का चुनाव होकर भी काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक कहीं भी अध्यक्ष पद के नियुक्ति का कोई चर्चा नहीं है बीजेपी में। क्योंकि ऐसा क्या है, मतलब बीजेपी के अंदर तो जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही होता है, तो क्यों नहीं अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये सवाल सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। अभी ये सवाल बीजेपी और आरएसएस के दोनों के दायरे में है, और आरएसएस अपनी बात रख रहा है, इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। अध्यक्ष चुनना अगर सिर्फ बीजेपी के हाथ में होता तो अध्यक्ष कब का उन्होंने अपॉइंट कर दिया होता। तो आरएसएस अध्यक्ष पद को लेकर भी अपना आग्रह आगे कर रहा है। अब कौन है वो क्या है आपको पता नहीं। तो यहाँ ये अध्यक्ष पद की बात हुई। 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने ये आरएसएस की बिल्कुल मंशा नहीं है। पिछले दिनों मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुने गए, उससे पहले 3-4 बार नरेंद्र मोदी को वो टॉन्ट्स लगाते रहे, और नरेंद्र मोदी के साथ में जो भी खींचातान है वो पब्लिक फोरम पर आ गई थी। अब लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोहन भागवत जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुने गए, उसके पीछे मैं जो समझता हूँ जितना संको, वो ये है कि वो अभी 2029 में जो बदलाव लाना चाहता है आरएसएस, उसकी खबर या फिर उसकी चर्चा बीजेपी के अंदर अभी ऐसा कोई अंदेशा वो मोदी को देना नहीं चाहते हैं कि जिससे मोदी सतर्क हो जाए कि 2029 में आरएसएस बदलाव चाहता है, और अभी से फिर मोदी कुछ अपना खेल खेलना शुरू कर दे। इसलिए अभी आरएसएस वार्मिंग अप टू बीजेपी, और नरेंद्र मोदी को इस मुगालते में रखना चाहते हैं कि 2029 में वो कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। तो अभी आने वाले 3-4 साल लाइंग लो, ये आरएसएस की स्ट्रेटेजी रहेगी, और 2029 में जो उनको करना है उसका प्लान वो अभी से उसको फर्म अप करते रहेंगे। 2029 में जो उनको बदलाव लाना है वो क्योंकि वो इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते हैं कि वो संघ परिवार को व्यक्ति केंद्रीय नहीं रखना चाहते, क्योंकि संघ की आइडियोलॉजी में संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। किसी एक व्यक्ति को संगठन के ऊपर नहीं बैठने दिया जाता है।
ये संघ की बेसिक आइडियोलॉजी है, जिससे संघ 100 साल टिका है। तो ये जो टिकना है संघ का, संघ नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द अगर पूरा संघ घूमता रहा तो संगठन जो है उसका महत्व सेकेंडरी हो जाएगा। और जब संगठन सेकेंडरी हो जाएगा तो संघ का जो आगे का जर्नी है वो भी मुश्किल में आ जाएगा। संघ चाहता है कि सबसे ऊपर संघ रहे, कोई व्यक्ति न रहे। और उस दिशा में संघ की ये कोशिश रहेगी कि वो नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को 2029 में मनोनीत करे और प्रधानमंत्री दूसरा कोई बने और नरेंद्र मोदी को विराम दे, उनके पूरे करियर को 2029 में विराम दे और कोई नई एक शुरुआत बीजेपी में हो। ये संघ की कोशिश है और उसका पहला कदम है बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनना, और वहां से संघ अपनी बात आगे बढ़ाएगा। ये ठीक है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, वो स्ट्रेटेजिकली करते हैं ये सब, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो अभी जो उन्होंने कहा चेन्नई में, वो स्ट्रेटेजिकली ये पब्लिक के बीच में विषय बीजेपी और आरएसएस का उसकी चर्चा बहुत ज्यादा ना हो, यही उसका मकसद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, या फिर कोई दूसरा उनके जगह आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल संघ के दायरे के बाहर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो संघ अध्यक्ष पद के लिए भी अपनी बात पे अड़े नहीं रहता। नीलू जी, ठीक है, अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आप इस खबर को कैसे देखती हैं? विवेक ने तो काफी विस्तार से इसको समझाया कि ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी लाई लो करने की, कि भाई अभी अपने द्वार हम किसी भी सूरत में नहीं खोलेंगे। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर क्या आरएसएस 2029 आते-आते और जैसे माहौल बदलेगा, तो हो सकता है कि उनको कुछ आरएसएस से धोखा भी मिले। क्योंकि जिस तरीके से 2024 में हमने देखा, कितनी ऐसी रिपोर्ट्स थी जहाँ पर आरएसएस ने अपना हाथ ग्राउंड से खींच लिया था और 240 उनके ऐसी सीट तो नहीं आ गई। तो आरएसएस अपना असली रंग अभी नहीं दिखाना चाहता, क्या ये वजह थी उनके स्टेटमेंट की? जी, मुझे जी, देखिए विवेक जो बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं इनकी इंटरनल डायनामिक्स क्या है, कैसे है। लेकिन अगर हम एज़ एन आउटसाइडर हम देखें तो हमें तो लगता है कि मोदी जी का पूरी तरह से ग्रिप है और अपनी पार्टी के ऊपर, और उसमें संघ परिवार की कोई से है नहीं मेरे हिसाब से। और जब से ये बिहार जीते हैं मोदी जी, अपने जिस भी तरीके से जीता है, उसके बाद से मुझे लगता है संघ जो है थोड़ा-सा एक तरफ होके बैठ गया है कि भई पंगा लेने से फायदा नहीं है इस आदमी के साथ में, तो जो जैसे कर रहा है वैसे करने दो। आप देखेंगे कि बात ये हो रही थी कि बिहार चुनाव होते ही बीजेपी का अध्यक्ष आ जाएगा नाम, ये आने वाला है, वो आने वाला है। बिहार चुनाव को भी 1 महीना से ऊपर हो गया है और जीत भी गए हैं बहुत ज़्यादा सीटों से, लेकिन अभी तक कोई अध्यक्ष पद का नाम नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे विवेक जी की बात में जान नज़र आती है कि दोनों का आपस में है, तो मतलब एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल तो है कि अदरवाइज़ तो मोदी जी अगले ही दिन कर देना चाहिए था उनको, जिसको भी वो चाहते थे बनाना। गड्ढा को ही बनाना चाहते हो तो वो भी, जो भी उनका मतलब संविधान बदले या अपना जो भी कुछ करें, उनके लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन वो भी तय नहीं हुआ है। इट मीन्स कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपस में। वो क्या चल रहा है, ये ज़रूर मोदी जी को एक एप्रीहेंशन हो सकती है कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से अध्यक्ष बना दूँ, तो हो सकता है ये लोग मुझे कोऑपरेट ना करें, जैसा इन्होंने 2024 के इलेक्शंस में किया था, सो कॉल्ड खबरें ऐसा ही बताती हैं। तो अब और इसके बाद क्योंकि आपका सवाल पीएम पद के ऊपर है, तो देखिए अभी तक तो जो बताया जाता रहा है कि हमेशा से संघ का पूरा-पूरा दखल रहा है। चाहे वाजपेयी जी बने हों या चाहे ये गडकरी को लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश की हो या आडवाणी को किया गया था 2009 में, जबकि कोई तैयारी नहीं थी आडवाणी के पास कि उनका दावा था तो वो संघ में क्योंकि उनकी दबाव था संघ के ऊपर, तो उन्होंने उनको लॉन्च कर दिया था, उसमें आडवाणी जी फेल रहे थे। लेकिन अब जो है, जो स्थिति बदल गई है उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद को लेके संघ की कोई से चलेगी। इस वक़्त तो मोदी जी सर्वेसर्वा है बने हुए हैं संघ के, और मुझे तो लगता है यावत जीवेत, जब तक मोदी जी जिंदा है मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो पद छोड़ेंगे। चाहे क्योंकि फिजिकली हालांकि वो अभी फ्रेल होने लगे हैं, बहुत फटीग उनके चेहरे पे, शरीर पे दिखाई देता है साफ। तो लेकिन वो अभी ऐसा नहीं है कि कोई बिस्तर पे पड़ गए हैं
या कोई हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो वो जब तक उनके अंदर इस तरीके का एनर्जी बाकी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो संघ को हावी होने देंगे प्रधानमंत्री की डिसीजन के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो प्रधानमंत्री का डिसीजन तो वो खुद ही करके जाएंगे और संघ को मानना होगा। क्योंकि देखिए संघ के जो आज जो भव्य कार्यालय की एक आपने देखा होगा पिक्चर चल रही है, बड़ा लिटअप हो रहा है, बिल्कुल ऐसा चकाचक कार्यालय दिल्ली का दिखा रहे हैं, तो वो संघ के अपने बलबूते की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पेच भी होते हैं इन ऐसी बिल्डिंग्स के बनने में, लेकिन बन गई है। बहरहाल आप देखिएगा ये अगर सरकार की सहयोग ना होता तो क्या वो पार्किंग के लिए जो मंदिर तोड़ा गया है 140 साल पुराना, वो संभव था? बिल्कुल नहीं था। तो संघ को भी मालूम है कि हमें अपने एजेंडा के लिए कहीं ना कहीं तो प्रशासन शासन की जरूरत है, तो कितना पंगा लिया जाए। अब उनको ये भी लगता है कि यार जो हिंदू राष्ट्र की जो बात है उसके हिसाब से तो काम कर ही रहा है, एसआईआर भी कर रहा है। अब संघ को भी पता है इंटरनली कि एसआईआर का मतलब क्या है, हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक और कदम है। तो उनको लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो अपना काम चल ही रहा है इससे, तो अभी पंगा क्यों लेना इससे। उनका अपना जो शाखाएं वाखाएं वो उसमें रेडिकलाइजेशन का जो काम है वो निर्विघ्न चल रहा है, उसमें तो मोदी का भी फायदा है और संघ का भी फायदा है। तो मुझे अभी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद पे तो एटलीस्ट संघ की छेड़छाड़ जब तक मोदी जी जिंदा है, भगवान ना करे अचानक मोदी जी को कुछ हो जाए तो डेफिनेटली सक्सेशन लाइन के बगैर हो जाए कुछ, तो डेफिनेटली संघ की चलेगी फिर तो। लेकिन मोदी जी के होशो हवाश में और जिंदा रहते तो आई डाउट। जी सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आरएसएस का सेंटिनरी सेलिब्रेशन है, पूरे देश में ही भागवत साहब ट्रैवल कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये सवाल उनसे एक बार नहीं कई बार इस सवाल को किया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि मेरे ये दायरे में सवाल है ही नहीं, और जो बात विवेक कह रहे थे कि भाई कोई विवाद नहीं चाहते और सब चीज अपने तरफ से क्लियर रखना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस कि इन बातों में लोग विश्वास करेंगे कि भाई उनका कोई लेना देना नहीं है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी भी आरएसएस की कितनी चलने देंगे, कम से कम जब तक वो है। मीनू जी कह रही थी वो भी बात सही है कि जब तक वो है और जब तक बीजेपी सत्ता में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आरएसएस को कभी भी अपर हैंड देने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा नीलू जी, इरादे में और क्षमता में अंतर होता है। आपका किसी चीज का इरादा होने का मतलब नहीं है कि आपके पास क्षमता है। कुछ चीजें बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हैं, उसको देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। इस साल अगर संघ 100वीं अपनी जयंती मना रहा है और दूसरी तरफ अगर भाजपा अभी 45 साल की है, तो इसका और दोनों के बीच में बाप बेटे का संबंध है, इसका मतलब ही यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और बेटा पिछले 10 साल में सिर्फ जवान ही नहीं हुआ है, उसकी ताकत भी बढ़ी है। तो मुझे बताइए, बहुत ताकतवर पहलवान 45 साल का बेटा और 100 साल का बूढ़ा बाप, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो क्या संबंध होगा? संबंध यही होगा कि बाप अपने तरफ से कुछ बोलेगा, बेटे को अगर वो बात माननी है तो मानेगा, नहीं मानेगा तो बाप उसको मनवा नहीं सकता, क्योंकि बाप की इरादा कुछ भी हो, बाप की अब क्षमता नहीं रही, क्योंकि संघ हो गया है पुराना। संघ है 100 साल पुराना बूढ़ा और भाजपा है 45 साल की जवान, जिसके पास पिछले 10 साल से अकूत ताकत भी आई हुई है। तो मुझे बताइए, संघ कैसे भाजपा के ऊपर किसी चीज को डिक्टेट कर सकता है? ये डिक्टेट करने की चीज है ही नहीं। भाजपा जो चाहेगी वही करेगी और संघ केवल अपने तरफ से, बाबा जी के घर में एक दादाजी होते हैं, वो किसी बात को कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, बेटा मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो नहीं मानेगा, कोई आप उसको जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। देखिए, बीजेपी इकोसिस्टम की खासियत यह है कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ना अपनी बात बदल देती है। वो उल्लुओं के समूह में जब बैठेगी तो बोलेगी अंधकार के पक्ष में बोलेगी, और जब सूरज तारे के बीच में बैठेगी तो कहेगी वो प्रकाश के तरफ बोलेगी। वो जब गाय के समूह में बैठेगी तो शाकाहार की बात करेगी, जब शेर के समूह में बैठेगी तो मांसाहार के बारे में बात करेगी। इसका प्रमाण है, वाजपेयी जिस समय अल्पमत में सरकार बनाए थे, तो क्या सच नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को खुल के बोल दिया कि हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं? लेकिन वही बीजेपी 2024 में मंदिर बनने पर आरक्षण खत्म करने के लिए 400 पार का नारा भी दे देती है, और 2 महीने बाद जब चुनाव हारती है, 240 के बैसाखी पर आती है, तो तुरंत कहती है कि हम जातीय जनगणना की भी बात करने लगती है। मतलब इस इकोसिस्टम की मात्र संस्था, आप अगर समझिए, इस इकोसिस्टम की जो मात्र संस्था है आरएसएस, उसका नाम ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये 3 नाम है। राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र जो इकाई है,
राष्ट्र तो भारतीय अवधारणा नहीं है। भारत में तो पुराने जमाने में जनपद होते थे। ये जो राष्ट्र है, ये जो नेशन स्टेट है, ये जो कंट्री है, ये तो यूरोप की इकाई, ईसाई इकाई है, 1685 के आसपास बनी थी। उससे पहले तो राष्ट्र नाम की चीज होती नहीं थी। भारत में तो जनपद होते थे। अगर ये भारत की, ये अपनी भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो इनके नाम में राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र तो इकाई, ईसाई इकाई कही जाती है। दूसरा, इनके नाम में है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक मतलब क्या? जो समाज सेवा नहीं करे, स्वयं की सेवा करे, क्योंकि समाज सेवा में परमार्थ होता है, स्वयं की सेवा में स्वार्थ होता है। तो जब अपने आप के नाम में ये स्वयं सेवक लिख रहे हैं, और तीसरा ये अपने आप को कहते हैं संघ। संघ का मतलब संगठन। दुनिया भर में जो भी संगठन होते हैं, कहीं भी दुनिया भर में कोई भी संगठन हो, उनका एक ही काम होता है, सत्ता संघर्ष में लगे रहना। चाहे वो तालिबान के नाम का संगठन हो, चाहे चर्च के नाम का पुराना संगठन हो, चाहे वो अमेरिका में प्रगतिशील लोगों का संगठन हो डेमोक्रेट्स के नाम से, या पुरातन पंथी के नाम से हो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स के नाम से। कहीं पर भी दुनिया में कोई भी संगठन होता है, वो मजदूर संगठन हो, छात्र संगठन हो, किसान संगठन हो, कोई भी संगठन दुनिया में कहीं पर भी होगा, तो उसका एकमात्र काम होता है सत्ता संघर्ष में लगना। तो आरएसएस का संगठन, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसका संगठन बीजेपी है। और आरएसएस के सत्ता संघर्ष का फल बीजेपी के पास आज सत्ता के रूप में है। तो मुझे बताइए, समस्या तो कहीं है ही नहीं। ये तो ऐसे ही लोगों को बरगला रहे हैं, एक तरह से नूरा कुश्ती चल रही है। हमको लगता है कि पड़ोस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम सब जगह बोल रहे हैं कि उस घर में ना पति पत्नी झगड़ रहे हैं, वो आपस में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो दो लोग तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को अब हमको समझना चाहिए। आरएसएस 100 साल पुरानी संस्था खुद बोल रही है, वो परबाबा दादा नहीं, दादा से भी ऊपर 100 साल की हो गई है। भाजपा अभी 45 साल की जवान है, पिछले 10 साल में उसको कुछ सत्ता भी आई हुई है। तो मुझे बताइए, 45 साल का पहलवान बेटे के सामने 100 साल का लाठी लिए हुए बूढ़ा जो है, वो कितनी अपनी बात मनवा सकेगा? सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई टेक्निकल बात तो है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जी ठीक है। विवेक के पास आ रही हूँ अंतिम कमेंट के लिए, और आप लोग के पास एक मिनट में अपनी बातों को रखिएगा। विवेक, तो क्या कहेंगे? अभी तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये पहला फंक्शन है, अभी तो चलती रहेंगी, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, और कोशिश भी भागवत साहब यही करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहे ताकि हेडलाइन में बने भी रहे, वो अपनी रेलेवेंस और अपनी इंपॉर्टेंस भी बताएं और मोदी जी को भी खुश रखे। तो इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या इसी सीक्वेंस को हम अगले 3 या 4, जब तक 2029 का चुनाव नहीं आ जाता, तब तक इसी चीज को देखेंगे, या आपको लगता है कि कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं? नहीं नीलू, ऐसा है कि अभी डिफरेंसेस का कोई समय नहीं है। जो डिफरेंसेस आने थे वो आ चुके हैं। आरएसएस को जो कहना था वो आरएसएस ने अपरोक्ष रूप से कह दिया है। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो कमेंट्स किए थे वह ऐसे ही हवा में नहीं किए। वो एक असलियत में उनके बीच में तनाव है, और उस तनाव के चलते वो कमेंट्स आए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को पूरे संघ परिवार से ऊपर मानते हैं, और यही बात आरएसएस को खटकती है। जहां तक बूढ़े और जवान का सवाल है, वो एनालॉजी आरएसएस को और बीजेपी को लागू इसलिए नहीं होती कि आरएसएस की एजिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आरएसएस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वो इसलिए मैंने जो पहले मेरे इसमें पॉइंट रखा था वो ये है कि आरएसएस हमेशा, जिसको मराठी में चिर तरुण कहते हैं, मतलब जो हमेशा ही यंग बने रहते हैं, उस फिलॉसफी में विश्वास करती है। और वो ऐसे किसी फोर्स से पुट डाउनेबल नहीं है जो उनके अंदर से आया हो। मतलब नरेंद्र मोदी उनके अंदर से आया हुआ फोर्स है, और वो कहीं संघ परिवार को सेकेंडरी बनाकर खुद ऐसे पोजीशन में पहुंच जाए कि संघ परिवार जो है प्लेइंग सेकंड फिडल टू वन पर्सन। संगठन में शक्ति है, ये आरएसएस का बेसिक फंडा है, ये समझना जरूरी है। आरएसएस आज ताकतवर हुआ है 100 साल में। आप बताइए, अगर जवानी का ही हमको एनालॉजी देना है, तो आदमी की सबसे ज्यादा ताकत कब होती है? जब वो जवान होता है। तो आज तो जवान हुआ है आरएसएस, आज उसकी जवानी चल रही है, वो बुढ़ा नहीं हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, जो मशक्कत मोहन भागवत की तरफ से चल रही है 2017 से लेके आज तक, क्या कर रहे हैं मोहन भागवत? बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। संघ को समझना बहुत आसान नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक आउटरीच उन्होंने इतना बढ़ाया है। अभी जो मोदी मोदी चल रहा था, अभी पिछले 4-5 साल से आरएसएस और मोहन भागवत जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जो कभी नहीं जाते थे,
वो मीडिया से दूर रहते थे, वो इस तरह के सारे कार्यक्रमों से दूर रहते थे, उनके अपने कार्यक्रम होते थे बस उसमें ही वो, और अंदर ही अंदर उनकी चर्चाएँ चल रही थी। मोहन भागवत जो पब्लिक आउटरीच कर रहे हैं, वो आरएसएस को बीजेपी से ऊपर उठाने की कोशिश है। ऐसा ना हो कि बीजेपी ही समाज में दिखे और आरएसएस जो है वो बैकग्राउंड में चला जाए। आरएसएस है ये प्राइम मूवर, आरएसएस प्राइम मूवर है, ये बताने का मोहन भागवत की ये कोशिश है, जो पब्लिक आउटरीच चल रहा है और हर विषय में अपना वो मत दे रहे हैं। डिप्लोमेट्स को बुलाकर 3-3 दिन का लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, विज्ञान भवन में बैठ के सैकड़ों लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये आरएसएस को बीजेपी से ऊपर उठाने का एक प्रयत्न है। ऐसा ना हो कि आरएसएस बैकग्राउंड में चला जाए और बीजेपी मेन फोर्स है संघ परिवार का, ऐसा चित्र सामने आए और ऐसा बीजेपी को लगे। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, ऐसा अगर है, नरेंद्र मोदी अगर इतने पावरफुल है तो क्यों नहीं अध्यक्ष चुना जा रहा है अभी तक, क्यों नहीं अध्यक्ष पद पर एक मत हो रहा है। आरएसएस अपनी बात रख रहा है, इसीलिए अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, बिहार का चुनाव तो हो गया, 1 महीना हो गया, क्यों नहीं अध्यक्ष चुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात अड़ी हुई है, बात अड़ा के रखी है आरएसएस ने, जो नरेंद्र मोदी को शायद कबूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर नाम होगा जो भी है, और नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस को समझते हैं और आरएसएस नरेंद्र मोदी को समझते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो 2029 में वो बदलाव चाहता है आरएसएस, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 में वो बदलाव चाहते हैं, और किसको वो सामने करेंगे ये भी मैं बता सकता हूं। वो देवेंद्र फडणवीस को 2029 के लिए आगे बढ़ाएंगे, और वो सारी बातें देवेंद्र फडणवीस करने के पूरे काबिल है जो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अगर आपको प्रखर हिंदुत्व चलाना है वो भी चला सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय फोरम पर वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा इफेक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे से उनको सारे विषयों का ज्ञान है जो नरेंद्र मोदी को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी हंसी बना लेते हैं जब अंतरराष्ट्रीय फोरम पर जाते हैं, एआई का विषय हो चाहे कोई भी विषय हो। और जवानी जिसका जिक्र अभी किया, जवान तो देवेंद्र फडणवीस है, नरेंद्र मोदी तो बूढ़े हो चुके हैं। तो एक यंग फेस, एक स्वाव फेस, एक प्रेजेंटेबल फेस, और जिसका दबदबा बन सकता है, ऐसा एक फेस उनकी टक्कर में आरएसएस लाना चाहेगा और नरेंद्र मोदी का चैप्टर बंद करना चाहेगा। इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, वो होके रहेगा। जी ठीक है, मीनू जी और सिद्धार्थ के पास आती हूँ। मीनू जी बहुत संक्षेप में क्या कहेंगी अंत में? जी बहुत संक्षेप में। हाँ जी, अंत में तो यही कहना है कि देखिए, एक पार्टी जो खुद को बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बताती है, भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है, वहां अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया है, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं नड्डा जी। तो लगता तो है कि भीतर कोई संघर्ष है, किस चीज का इंतजार हो रहा है, ये कोई क्लैरिटी कहीं से आ नहीं रही है, क्योंकि इनका एक ट्रांसपेरेंसी तो ना तो भाजपा में बची है और ना आरएसएस के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है इस बात को लेके। तो सब कयास ही लगा रहे हैं। अब विवेक देश पांडे थोड़ा क्लैरिटी से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो वहां उनका थोड़ा सा नेटवर्क या कुछ राब्ता रहता है वहां के लोगों से, इसलिए उनको थोड़ा हलचल का कुछ ज्ञान रहता है। हम जैसे लोग तो अखबारों की खबरों पे या अपना उसके बेसिस पे अपना कुछ एक व्यू फॉर्म करते हैं, वो हम आप दर्शकों के सामने बता देते हैं। लेकिन जो भी चल रहा है उसको ये तो नहीं कहा जा सकता है, ना तो वो बीजेपी की कल्चर है, ना वो आरएसएस की कल्चर है। वो तो इनफैक्ट तो कांग्रेस की कल्चर जैसा हिसाब चल रहा है कि हाई कमांड जो कह देंगे वो होगा। तो ये वाली स्थिति बीजेपी में चल रही है, जो कि अभी भी और सभी मानते हैं ये कि मोदी जो कहेंगे उसके इतर कुछ हो नहीं सकता। और उनको दिखाई दे रहा है, जो आरएसएस जो थोड़े दिन चुप भी बैठा था, उनको लग रहा था कि यार 240 पे आए हैं और अब गिरी सरकार, तब गिरी, कितने दिन चलेंगे, 6-8 महीने। लेकिन मोदी जी तो पूरी धमक के साथ चला रहे हैं, पूरा उन्होंने गदर मचाया हुआ है, एसआईआर करवा रहे हैं, कुछ भी हो जाए मोदी जी का कोई बाल बांका नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं कि बिल्कुल कोई इनको जैसे कुछ छुआ भी नहीं हो किसी चीज ने। तो वो उसमें मोदी जी की ग्रिप तो कम नहीं हुई है। पार्टी में देख लीजिए, आज किसी की हिम्मत नहीं है, पार्टी तो पूरे उनके कंट्रोल में है। अब अगेन मेरा तो वहीं पे मैं टिकी हुई हूँ कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं
वो और बिल्कुल इनकेपेसिटेटेड नहीं हो जाते हैं जब तक वो कोई करने वाले नहीं है, और हो सकता है ऐसे ही छोड़ जाए बगैर किसी उसके, क्योंकि जो इस तरह के मेगालोमैनियक, एरोगेंट और अपने मैं ही मैं हूं वाले जो लोग होते हैं, वो मतलब किसी को नॉमिनेट भी नहीं करना चाहते कि ये मेरे जीते जी मेरे साथ मेरे बाजू की कुर्सी में कैसे बैठेगा ये। तो हो सकता है कि वो ऐसे ही छोड़ जाए और फिर वापस से आरएसएस के हाथ में पूरा खेल आ जाए, और जो विवेक की वाणी है कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे प्रधानमंत्री, तो हो सकता है एक पेशवा प्रधानमंत्री आपको मिले, चित्त पावन ब्राह्मण जी। सिद्धार्थ बहुत संक्षेप में बोलेंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप? हाँ, आई थिंक विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लीजिए विवेक, आप म्यूटेड है। हाँ ऐसा हाँ है, ये जो आरएसएस के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी नॉर्थ इंडिया के जर्नलिस्ट में है कि आरएसएस के प्रमुख सारे जो है वो चित्पावन ब्राह्मण रहे। नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, चित्पावन ब्राह्मण नहीं है। विवेक में फडणवीस के देवेंद्र बारे में कह फडणवीस रही चित्पावन ब्राह्मण नहीं है। तो अच्छा, तो ये नाना फडणवीस वाज नॉट नहीं 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 नहीं, देवरस जो है वो चित्पावन ब्राह्मण नहीं थे। चित्पावन ब्राह्मण सिर्फ गोलवलकर भी चित्पावन ब्राह्मण नहीं थे। गोलवलकर कराड़े ब्राह्मण थे। कराड़े ब्राह्मण थे। और जो पहले हेडगेवार थे वो देशस्थ ब्राह्मण थे। देशस्थ कराड़े, देवरस देशस्थ फिर से, और वो तो जो साउथ के थे उनका तो ऐसा देशस्थ कोकणस्थ कुछ रहता नहीं है। तो ये सारे चित्पावन ब्राह्मण ये बहुत विवेक, आई हैव गॉट अ क्वेरी। ये जो नाना फडणवीस थे, नहीं वो चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन ये चित्पावन नहीं है। ये फडणवीस उसी क्लान से नहीं आते हैं? नहीं, ये चित्पावन ब्राह्मण नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को रोक रही हूँ। वो नाना इस पर फिर से एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे कि कौन सा ब्राह्मण किस टाइप का है, हो सकता है उसका भी मौका मिल जाए। नहीं, वो ठीक है कि ये भी चित्पावन नहीं है, अपने प्रेजेंट वाले भी चित्पावन नहीं है, दे आर ओनली ब्राह्मण्स। ओके, देखिए बहुत संक्षेप में, मध्य पूर्व के जितने भी धर्म हैं वो संगठन प्रधान हैं, और आप देख लीजिए इतिहास, जब से वो मध्य पूर्व के धर्म बने हैं तब से लेके अभी तक वो हमेशा सत्ता संघर्ष में लगे रहते हैं। भारतीय धर्म जितने भी हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सारे विचार प्रधान हैं, और कभी भी ये धर्म, भारत में बने हुए धर्म कभी भी सत्ता संघर्ष में नहीं पड़े। लेकिन पिछले 10 साल में भारत में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, हिंदू भी सत्ता संघर्ष में उतरा है, और इसकी सफलता का पूरा श्रेय आरएसएस को जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, जिसमें तो कपिल मुनि का षट दर्शन कहता है, उनका सांख्य दर्शन की निरीश्वरवादी भी व्यक्ति रह सकता है। तो ये सब पर चर्चा अगली बार कभी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी के बीच में हमें यह ध्यान में रखना है कि आरएसएस के पास विचारधारा तो काफी है, लेकिन आरएसएस के पास न तो संसाधन है और न तो उसके पास शक्ति है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आरएसएस के इरादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्षमता सारी की सारी क्योंकि बीजेपी के पास है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आरएसएस बीजेपी को कुछ भी डिक्टेट कर सकती है। हाँ, आरएसएस बीजेपी को कोशिश कर सकती है सही रास्ते पर लाने की। अब बीजेपी सही रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मेरे ख्याल से आरएसएस कुछ नहीं कर सकती। नीलू एक पॉइंट क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, ये झगड़ा आरएसएस और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये टसल है आरएसएस और मोदी के बीच में। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो। आरएसएस बीजेपी को सत्ता में रखना ही चाहेगा। ये टसल पर्सनली मोदी और आरएसएस ऐसा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी राइट। नीलू आवाज। अब देखेंगे कि मोहन भागवत अब आगे किस तरीके की हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन आज काफी चर्चा है इस चीज को लेकर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जी, विवेक, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।